वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 8 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है ना। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है ये देखते हैं। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। तो देखो क्या होता है साइटोस्केलेटन के अंदर इलेबोरेट मतलब डिटेल्ड एक नेटवर्क आता है किसका, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का। ठीक है ना, ऐसे फिलामेंट्स की तरह क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, और इनका नेटवर्क होता है। अब ये जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इन तीनों को मिला के बोला जाता है क्या, साइटोस्केलेटन। ठीक है ना। अभी इनका क्या काम होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support। ठीक है, सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मजबूती प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मोटिलिटी में हेल्प करते हैं मतलब मूवमेंट में, और फिर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखने में भी साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट का ये है स्ट्रक्चर। इसमें जो एक गोल गोल से है ये क्या है, एक्टिन मॉलिक्यूल, और ये प्रोटीन होता है। ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल में यहाँ पे क्या मिलता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन दो होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन और एक होते हैं बीटा ट्यूबुलिन। तो ये भी प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। फिर इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। सिलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। तो ये कैसी होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। सिलिया कैसा होता है, स्मॉल होता है। विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब होता है चप्पू, है ना। चप्पू किस लिए यूज होता है, नाव को आगे बढ़ने में। तो उसी तरीके से जो सिलिया है वो भी ओर्स की तरह काम करता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल। सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, या फिर सिलिया के सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड होता है ना उसकी भी मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजिला थोड़ा लंबा होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ठीक है ना। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला थोड़ा अलग होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला थोड़ा अलग होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है, जो सिलिया होता है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है, बट लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। ओके। The electron microscopic study of cilia or flagellum shows that they are covered with plasma membrane। तो जब cilia और flagella की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई तो वहां पे क्या पाया गया कि cilia और flagella के चारों तरफ हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Their core also called एक्सोनीमा। अब ये जो सिलिया और फ्लैजिला का कोर होता है मतलब जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सोनीमा। possesses a number of microtubules running parallel to the long axis। अब ये जो लाइन है इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो देखो ये है सेल। ठीक है। सेल में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहां से क्या निकल रहा है, ये फ्लैजिला। ठीक है। अब फ्लैजिला का जो कोर होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोनीमा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं एक्सोनीमा। अब हमने कट किया फ्लैजिला को और अब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से यहां ये वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बना हुआ है एक्सोनीमा का। ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो, अच्छा नीचे की जो लाइन है वो मैं अपनी किताब से पढ़ रहा हूं अभी, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए आप थोड़ा यहाँ पे समझना। देखो क्या बोला है यहाँ पे अगली लाइन, द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। अब अगर आप एक्सोनिमा में देखोगे तो एक्सोनिमा में आपको ना पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं जो कि डबलेट होती है। ठीक है ना, दो होती हैं। तो एक ऐसे हो गई ये माइक्रोट्यूब्यूल, और उसके अलावा एक और इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गई। पेरिफेरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि डबलेट होती हैं। क्लियर। अब ये कितनी होती है, यहाँ पे 9 होती है, 9 प्रेजेंट होती है। तो इसको गिन लेते हैं। एक ये गिनो, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। तो ये 9 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। अब बीच में हमें क्या मिलती है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो ये हो गई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, कितनी? 2, एक और 2। Such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 array। तो देखो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो कैसा है? 9, ठीक है ना, 9 पेरिफेरल हो गए और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गई। तो क्या अरेंजमेंट हो गया? 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर? इसके बाद क्या है? द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्ट होती है एक ब्रिज से। तो ये हो गया एक ब्रिज, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे? एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। और यहाँ पे एक और हमें क्या मिलती है? सेंट्रल शीथ मिलती है, ठीक है ना। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके चारों तरफ हमें ये सेंट्रल शीथ मिल रही है, ये, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है? विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। अब इसको समझना, देखो यहां पे उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये जो सेंट्रल शीथ है, ठीक है, सेंट्रल शीथ जो है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से भी जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि यहां पे देखते हैं एग्जांपल, ये है अपनी क्या? सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रल शीथ जो है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है, दोनों से नहीं, सिर्फ एक माइक्रोट्यूब्यूल से यहां पे जुड़ी हुई है बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो ये हो गया ना रेडियल स्पोक, ये, ठीक है। समझ गए होंगे क्या बोला यहाँ पे? कि जो अपना ये सेंट्रल शीथ है, ये सेंट्रल शीथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से भी जुड़ी हुई रहती है, बट एक ही माइक्रोट्यूब्यूल से यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है, किसकी मदद से? रेडियल स्पोक की मदद से। तो देखो ये जुड़ा हुआ है इससे, सेंट्रल शीथ से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने रेडियल स्पोक है? 9 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। तो रेडियल स्पोक भी कितने हो गए? यहाँ पे 9 हो गए। अब इसके बाद की लाइन क्या है? द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। अब ये जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं, ये एक पेरिफेरल डबलेट हो गया, या एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, और एक ये दूसरे हो गए। अभी आपस में जुड़े हुए किससे हैं? एक उससे, क्या से? लिंकर से। तो लिंकर यहाँ पे क्या है? इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये ब्रिज जो है, ये रेड कलर से ये जोड़ रहा है इन दोनों को आपस में, ठीक है। लास्ट लाइन कहता है वो, बोथ द सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। अब देखो जो सिलिया और फ्लैजिला है वो किससे निकलते हैं? बेसल बॉडी से निकलते हैं। ये भी स्ट्रक्चर हमने देखा था पहले, है ना। तो यहां पे क्या बोला गया कि जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर की होती है। अब सेंट्रियोल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये डबलेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये होता है बीटा ट्यूब्यूल, और एक जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है उसे बोलते हैं ए ट्यूब्यूल। अब बस इस लाइन को हमें रिकॉल करना है। द एक्सोनिमा यूजुअली हैव 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 9 होते हैं और डबलेट होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, सेंट्रल में भी माइक्रोट्यूब्यूल का एक पेयर मिलता है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज 9+2 एरे। सही है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। अब जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो किससे कनेक्ट थे? ब्रिज से कनेक्टेड थे। एंड इज ऑल्सो एनक्लोज बाय अ सेंट्रल शीथ, और इनके चारों तरफ ऐसे सेंट्रल शीथ भी थी, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? ये जैसे ये क्या थे? पेरिफेरल डबलेट थे ना, उनसे क्या निकल रहा था? इस तरीके से एक रेडियल स्पोक निकल रहा था। तो रेडियल स्पोक क्या कर रहा था? एक माइक्रोट्यूब्यूल को, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको जोड़ रहा था किससे? इस सेंट्रल शीथ से। Thus there are 9 रेडियल स्पोक। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने रेडियल स्पोक थे? 9 रेडियल स्पोक थे। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। अब जैसे ये पेरिफेरल डबलेट, एक पेरिफेरल डबलेट, ये दूसरा पेरिफेरल डबलेट, ये भी जुड़ा रहता है किससे? लिंकर से, ठीक है। बोथ द सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रियोल को। अब हमें पढ़ना है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर आपको 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर तो क्या है? सेंट्रोजोम का है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 सेंट्रियोल मिल रहे हैं, एक ये और एक ये नीचे को, ठीक है ना। They are surrounded by amorphous pericentriolar material।
अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं इनके चारों तरफ आपको क्या मिलता है, एमोर्फस, ठीक है, ये लिखा है एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एमोर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है, तो इस मटेरियल की कोई फिक्स शेप नहीं है। पेरी का मतलब होता है अराउंड, ठीक है, अराउंड सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल के अराउंड हमें क्या मिलता है, एक मटेरियल मिलता है जिसको बोलते हैं एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जिसको पीसीएम भी बोला जाता है। तो ये जो येलो येलो से मैंने बना रखा है यही पीसीएम है। Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other. अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील। अब ये जो सेंट्रियोल रहते हैं इन हर एक की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस तरीके से बने हैं, तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कार्ट व्हील की तरह। किनका, सेंट्रियोल्स का, ठीक है ना। हर एक सेंट्रियोल का जब आप स्ट्रक्चर डिटेल में देखोगे तो आपको वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम अभी नीचे देखते हैं। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला कि ये जो कार्टविल स्ट्रक्चर होता है, इस कार्टविल स्ट्रक्चर के अंदर आपको 9 पेरिफेरल फाइब्रिल मिलते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जैसे 3 स्ट्रक्चर मैंने बना रखे, तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है ना। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, ये लिखा हुआ है। ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल है, हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल ये पूरा का पूरा है, ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 होते हैं, ये 1 2 और 3, ठीक है ना। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। अब जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, लिंक्ड होता है, मतलब जुड़े हुए रहते हैं ये एक दूसरे के साथ, ओके। और ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो अगर आप गिनो यहां से, तो यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। The central part of the proximal region of centriole is also proteinaceous and called the hub. अब जो सेंटर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल हब, ये गोल सा, और ये भी प्रोटीन नेचर का होता है, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spoke made of protein. अब ये जो सेंट्रल हब है, ये सेंट्रल हब पेरिफेरल फाइब्रिल से कैसे जुड़ा रहता है, बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक कौन सा हुआ यहाँ पे, ये, ठीक है ना, ये रेडियल स्पोक है, ये। तो ये रेडियल स्पोक क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रल हब है उसको जोड़ रहे हैं, किससे, ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल है इनसे जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको रेडियल स्पोक बोला जाता है, और ये भी प्रोटीन का बना होता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या पढ़ा था, सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, शुरू के हमने कुछ वीडियो में देखा था। तो सिलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे नीचे क्या मिलता है, बेसल बॉडी, ठीक है ना। तो वो जो बेसल बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सेंट्रियोल्स की, इंपॉर्टेंट है ये। एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अब यहाँ पे ना ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इससे क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है, वैसे वो सेल डिवीजन में होता है, तो वो हम आगे आने वाला जो सेल डिवीजन का चैप्टर है उसमें समझेंगे, ठीक है। चलो यार, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, थैंक यू सो मच। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, एज अर्ली एज 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई। अब देखो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको स्टेन किया गया, स्टेन मतलब उसको कलर दिया गया, किससे, बेसिक डाई से। जैसे बेसिक डाई का एक एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, ठीक है ना। was given the name chromatin by फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग जो थे उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को स्टेन किया, ठीक है ना। स्टेन करने के बाद जब उन्होंने न्यूक्लियस को देखा तो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी उन्हें मिला मटेरियल उसको उन्होंने नाम दिया क्रोमेटिन, ठीक है ना। क्रोमेटिन क्या था, न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल फ्लेमिंग को दिखा था उसको नाम रख दिया क्रोमेटिन। द इंटरफेज न्यूक्लियस। अब इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज आपको पता है एक फेज होता है सेल साइकिल का जहां पे सेल ग्रोथ करता है, सेल डिवाइड नहीं करता, सेल सिर्फ ग्रो कर रहा होता है। तो इंटरमीडिएट जो फेज रहता है उसमें जो सेल रहता है उस सेल के न्यूक्लियस की यहाँ पे बात हो रही है। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन and nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli।
तो देखो अगर आप इंटरफेस न्यूक्लियस को देखोगे तो इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा क्रोमेटिन मिलेगा। अब क्रोमेटिन का दूसरा नाम यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस के जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनको क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये बहुत सारा होता है यहाँ पे इंटरफेस न्यूक्लियस में। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होता है अच्छा खासा, और वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज होती है जिन्हें न्यूक्लियोली बोलते हैं, ठीक है ना। और सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस। तो ये ऐसे ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। ओके, electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 15 nanometer called the perinuclear space। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। Form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। तो ये है न्यूक्लियस। अब ये तो सेल होगा ना, बड़ा सा है ना, सेल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों तरफ, और अंदर क्या होगा, अंदर जो भी मटेरियल है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो बीच में क्या है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है डबल। अब इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक बैरियर बनाता है बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। अब देखो क्या है, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वहां पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे हो जाता है। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by fusion of इट्स टू मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियस जो है इस तरीके से, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन जो होती है फ्यूज हो जाती है, ठीक है ना, दोनों मेम्ब्रेन ऐसे कहीं कहीं पे जुड़ जाती है। तो जहां जहां पे जुड़ती है मेम्ब्रेन ना, वहां वहां पे पोर्स बन जाते हैं, ऐसे पोर्स बन जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। तो इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आरएनए का और प्रोटीन का, दोनों तरफ, यहां से यहां भी जाते हैं आरएनए और प्रोटीन, और यहां से यहां भी जाते हैं, मतलब अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं, बोथ डायरेक्शन। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। अब आपको पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर तो एक ही सेल होता है ना। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, बट लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही न्यूक्लियस मिलता है, कभी कभी किसी किसी सेल में हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी मिलते हैं। कैन यू रिकॉल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो क्या आप बता सकते हो किसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, तो जैसे फंगस में होती है, फंगी में होती है, कुछ फंगी में, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल सेल्स होती है हमारी, उनमें भी क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं कुछ कुछ सेल, ऑस्टियोक्लास्ट। देखो एक तो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन को बनाते हैं, और एक ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो बोन को थोड़ा डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर भी हमें क्या मिलती हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलती है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। अब ये क्वेश्चन तो आ रखा है नीट में, क्या था कि जो बोला गया कुछ मैच्योर सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है। जैसे इरेथ्रोसाइट आरबीसी जो होते हैं ऑफ मैनी मैमल्स, है ना, मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। और जो सीव ट्यूब रहता है, आपने पढ़ा होगा फ्लोएम को, तो फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब होती है, उसमें जो सेल्स होते हैं उनमें भी हमें न्यूक्लियस नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, ये वेस्कुलर प्लांट्स में होता है। ओके, व्हाट वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग। हाँ लिविंग तो है ये, नॉन लिविंग कैसे हो गए। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस मिलते हैं और साथ में क्रोमेटिन मिलता है। द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे ना, जिन्हें न्यूक्लियोली बोल रहे थे, या मैंने ऊपर देखा था। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोली एक ही है, सिंगुलर प्लूरल वाला हिसाब है उसमें। तो ये जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो सिर्फ यहीं पे थोड़ा ना प्रेजेंट रहता है, वो तो पूरे यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें फैला हुआ रहता है। क्यों फैला हुआ रहता है,
क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है उसके चारों तरफ कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसलिए जो भी मटेरियल है वो इधर उधर घूमता रहता है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर क्या बनता है, आरआरएनए। Large and more numerous nucleoli are present in cells actively carry out protein synthesis। तो ऐसे सेल्स जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज या बहुत सारे न्यूक्लियोली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, कई सारे न्यूक्लियोली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें क्या बनता है, आरआरएनए बहुत ज्यादा बनता है और आरआरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। तो हमने देखा था कि क्रोमेटिन कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं किसमें, इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर, ऊपर पढ़ा था हमने, है ना। और इनको और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो, हमने पढ़ा था इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है कि इंटरफेज क्या होता है, जहां पे सेल जो होता है वो अभी ग्रो कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। बट लेकिन जब आप सेल डिवीजन की ऐसी स्टेजेस को देखोगे जहां पे सेल डिवाइड होने लग रहा है ना, जहां पे सेल डिवीजन की शुरुआत हो रही है, वहां पे जब आप न्यूक्लियस को देखोगे तो आपका वहां पे स्ट्रक्चर क्रोमोसोम दिखेगा, मतलब प्रॉपरली एक क्रोमोसोम वहां पे दिखेगा। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। अब जो क्रोमेटिन होता है वो किसका बना होता है, डीएनए का, और कुछ बेसिक प्रोटीन जिन्हें हिस्टोन बोलते हैं, ये आपने 12th में ही पढ़ा होगा। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और एंड आल्सो आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है। A single human cell has approximately 2 मीटर long thread of DNA। अब जो सिंगल ह्यूमन सेल होता है उसमें कितना जो डीएनए की लेंथ होती है कितनी होती है, अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग, बहुत बड़ा है ये ना, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 23 पेयर्स क्रोमोसोम। अब हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये पेयर में रहते हैं। तो कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमें डीएनए मिलता है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 11। तो आप क्लास 11th में इसको पढ़ोगे। ठीक है, अगर अभी पढ़ना है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे देता हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, है ना। तो जो भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर हमें क्रोमोसोम दिखता है, बट लेकिन जब डिवाइडिंग नहीं होते हैं सेल तो हमें क्या मिलता है, क्रोमेटिन। Essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which dish-shaped structure called kinetochore are present। अब देखो ये स्ट्रक्चर यहां पे दिया है, यहां बीच में तो क्या होता है, इधर बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, ठीक है ना, और इसके बगल में क्या रहते हैं, काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोमेयर होल्ड टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। तो ये देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम में ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स, एक ये क्रोमेटिड एक ये क्रोमेटिड। ये आपस में जुड़े किसकी मदद से हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन कहां पे है, इस बेसिस पे हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई कर देते हैं 4 टाइप पे। अभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां पे तो पहला टाइप क्या है, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे अगर स्ट्रक्चर को, तो देखो ये, अरे हाँ, ये क्या है, मेटासेंट्रिक। ठीक है ना, मेटासेंट्रिक हो गया है क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें क्या है, जो सेंट्रोमेयर है ना वो एकदम बीच में, मिडिल में। तो इससे क्या है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की आर्म है, ये आर्म और ये आर्म जो है, ठीक है, ये दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ओके, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज centromere slightली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंट्रोमेयर है वो मिडिल में नहीं है, इस केस में मिडिल में नहीं है तो थोड़ा सा दूर है मिडिल से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट आर्म बन जाएगी यहाँ पे और एक ये लॉन्ग आर्म बन जाएगी, है ना। ये हो गया।
इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, अब आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड्स फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। अब ये एक्सट्रीम एंड में प्रेजेंट है ना, बीच में तो है नहीं, एकदम कोने में प्रेजेंट है। तो ये जो क्रोमोसोम है कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट आर्म रहती है और एक लॉन्ग आर्म हो जाती है, ठीक है। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमेयर। टर्मिनल मतलब बिल्कुल ही कोने में हो जाना, तो ये हो गया कोने में क्या, अपना सेंट्रोमेयर, और इसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट आर्म हो गई और एक ये लॉन्ग आर्म हो गई। ओके ओके, चलो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम टाइम अ फ्यू क्रोमोसोम हैज नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। ये वाली लाइन पहले समझो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स में ना नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है। नॉन स्टेनिंग का मतलब जो कि कलर नहीं लेती है, ठीक है ना, तो वो है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। अब इसको देख लेते हैं फिगर में। तो देखो ये है यहाँ पे क्या, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टेनिंग नहीं होती है, मतलब यहाँ पे कलर ये जगह नहीं लेती है, और इसको बोलते हैं सैटेलाइट। अब हमें पढ़ना है माइक्रोबॉडीज के बारे में। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animals। तो देखो जो माइक्रोबॉडीज होती है उनके अंदर आपको क्या मिलती है, बहुत छोटी छोटी ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स मिलती है, मतलब इनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, और इनके अंदर ना एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि पेरोक्सीजोम्स, ठीक है ना, माइक्रोबॉडीज के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है ग्लायोक्सीजोम्स, फिर आता है ग्लाइकोजोम्स, ठीक है, और इसमें एक और है हाइड्रोजिनोजोम्स। अब देखो इसमें ध्यान के रखना है आपको कि ये जो माइक्रोबॉडीज होती है ना, ये जैसे कि वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम लोग हो गए, तो वर्टिब्रेट्स का जो लीवर होता है, या जो एंड किडनी सेल्स होती हैं, उनमें ये काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है ना, माइक्रोबॉडीज। चलो, तो हम लोगों ने ये चैप्टर भी खत्म कर लिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तभी भी आप कमेंट करिए, क्योंकि उससे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपसे, ठीक है ना। और कहीं पे कमी थी तो बिल्कुल यार आप बताना मुझे कि यहाँ पे क्या कमी थी, और अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, और पढ़ाई करते रहना, ठीक है, बाय बाय।